आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर सबा और आज फ्रंट सीट कन्फेशन के इस नए एपिसोड में फिर से हाजिर हूँ एक नए मेहमान के साथ। आज की हमारी गेस्ट हैं एनवायरमेंटलिस्ट मिसेस ऋचा शुक्ला, जो कि लेफ्टिनेंट भी रही हैं। तो हम उनसे बात करेंगे यूथ के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में और एनसीसी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसी ऋचा मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सबा मैम। और सबसे पहले यहाँ मुझे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। नहीं, इट इज माय प्लेजर कि आज आप यहाँ पे मौजूद हैं और हम बहुत अच्छी अच्छी आपसे जानकारी लेंगे ताकि यूथ को बेनिफिट हो सके। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम ऋचा शुक्ला है और मैं पिछले 20-22 सालों से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। 18 साल मैंने हायर एजुकेशन में काम किया है। वहीं पे मैंने एनसीसी में लेफ्टिनेंट के तौर पे भी मैंने काम किया है। एनसीसी एएनओ रही हूँ, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एंड फ्रॉम आई थिंक लास्ट 15 ईयर्स से मैं, मेरी जो एनजीओ है संरक्षण, उसके थ्रू मैं डिफरेंट डिफरेंट जो भी एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन जो हैं वो हम फाइंड आउट करते रहे हैं, जिसमें कि मेन काम हमने पिछले 10-12 सालों से बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का किया है। क्योंकि आई थिंक हम सभी जानते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कितनी जरूरत है, पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हम बहुत बात करते हैं और मैं देखती हूँ कि जगह जगह ऑर्गेनाइजेशन में इसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में समझाइए कि जो बिल्कुल नाइव हैं, जिनको बिल्कुल नहीं पता कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जैक्टली है क्या और उससे बेनिफिट क्या है, तो ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है और उसका बेनिफिट क्या है रेन एनवायरमेंट। वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल संचयन। वर्षा जल संचयन का मतलब जो वर्षा है, जो पानी हमें मिल रहा है उसको संचित करना। एक आसान शब्दों में इसका मतलब ये है। वर्षा जल संचयन कोई बहुत नई चीज नहीं है, पहले भी होती थी। आज से बहुत पहले अगर हम सोचें तो क्या होता था, लोग तालाबों में, कुओं में जो पानी आता था उसको यूज कर, वो भी दैट इज वन फॉर्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो ट्रेडिशनल फॉर्म था। अब आजकल इसकी जरूरत क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं और जहां से वर्षा जल या कह लीजिए जो हम डेली यूज का जो हम जल है वो कहां से लेते हैं हम लोग, सब वो हम लेते हैं ग्राउंड वाटर से। भाई आपके घर में, मेरे घर में, चाहे हम समरसेबल्स यूज कर रहे हैं या हम ये जो गवर्नमेंट वाटर जो आता है उसको यूज कर रहे हैं, वो आ कहां से रहा है? आ तो वो अंडरग्राउंड वाटर से रहा है। अच्छा, अब हम लोग खुद ही ऑब्जर्व मतलब इस चीज को करें कि कहां से पानी वहां जा रहा है, उसके जाने के जो जरिए हैं वो बहुत कम है। अच्छा। हम सिर्फ उसको निकाल रहे हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम उसको वहां भेजेंगे इन इजी वे। अगर किसी को समझना है क्यों जरूरी है और क्या है वर्षा जल को उसकी जगह पे भेजना, भाई आप ऐसे समझिए जमीन के अंदर भेजना। भाई हम वर्षा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम 10 बाल्टी पानी निकाल रहे हैं किसी टंकी से, ठीक, और डाल तो हम सिर्फ 1 बाल्टी पानी रहे हैं या 2 बाल्टी, मतलब 1 या 2 बाल्टी का मतलब है वो जो कच्ची जमीन थोड़ी बहुत रह गई है वहां से जो पानी रिस के जा रहा है वो नीचे जा रहा है। भाई निकालते हम लगातार जा रहे हैं, तो वो भेजेंगे नहीं और निकालते चले जाएंगे। निकालेंगे ये दिस इज द मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, कानपुर की जनसंख्या मोटे मोटे तौर पे मेरे ख्याल से 50 लाख के करीब है, ठीक। अगर एक बंदे का या एक व्यक्ति का अगर हम देखें कंजम्पशन कितना होता है, वो होता है 135 लीटर्स, ठीक। इस हिसाब से जरा कैलकुलेट करिए कि हम कितना पानी यूज कर रहे हैं, कितना पानी निकाल रहे हैं। लगभग हम एक साल में 50 करोड़ लीटर पानी निकालते हैं। ये डेटा मैं सिर्फ कानपुर शहर का बता रही हूं आपको। अब आप सोचिए, क्या 50 करोड़ लीटर पानी हम नीचे भेज रहे हैं? अगर हम भेजेंगे नहीं तो वो जल स्तर जो है वो नीचे ही जाता जाएगा। ये जो अभी टाइम चल रहा है अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त तक, आप खुद ही अपने आसपास देखिए, कहीं ना कहीं क्या है, वाटर लेवल डाउन हो गया है, इसलिए हम फिर से बोरिंग करा रहे हैं, ठीक। उसमें कितना खर्चा जा रहा है, ठीक। आपने तो मान लीजिए जैसे आजकल होता क्या है, अगर 150 फीट पे पानी मिल गया, लोग क्या करते हैं, समरसेबल को 300 फीट तक कराते हैं ताकि आने वाले टाइम तक उनको मिलता रहे। आपने 300 पे करा लिया, क्या इसका असर आपके बगल वाले पड़ोसी पे नहीं पड़ेगा? उसका भी वाटर लेवल डाउन चला जाएगा। भाई निकालने के रास्ते सब बना रहे हैं, भेजने के रास्ते कितनों ने बनाए? तो दैट इज व्हाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट। ये हर इंस्टीट्यूशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग
होना चाहिए, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। बिल्कुल। और यूजीसी के लिए मतलब जो हमारा हायर कमीशन है उसमें मिशन जल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है हाँ, हाँ। उसके तहत एक प्रोग्राम भी जो है वो चल रहा है, कैप्चर द रेन। ओके। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसके तहत ये कहा गया है कि जितने भी कॉलेजेस हैं उनको ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगवाना ये जरूरी है, कंपल्सरी। हाँ। और उसके नैक में आपके पॉइंट्स हैं, आप तो खुद कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आपको मालूम होगा नैक होता है, हो गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ। तो इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, लोग इसकी इम्पोर्टेंस को समझे। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से उसका दोहन नहीं करना है, हमें उसको देना भी है, क्योंकि अगर हम देंगे नहीं तो हम उसको खोखला कर देंगे। बिल्कुल। सिमिलरली सीबीएसई बोर्ड ने भी इसको एक सर्कुलर जो है मार्च 2025 लास्ट ईयर जो है वो सभी सीबीएसई स्कूल्स को एक सर्कुलर भेजा था कि वो अपने प्रेमाइसेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो इंस्टॉल करें और बच्चों को भी अवेयर कराएं, सिर्फ इंस्टॉल ही ना कर दें, उनको अवेयर कराएं। और अब यहाँ पे बस एक पॉइंट छोटा सा और आता है, चूंकि हमारे यहाँ पक्की जमीन ज्यादा है तो हमको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर चाहिए होता है उसको वापस भेजने के लिए, ताकि वो अब्सॉर्ब कर सके। यहीं पे जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं स्किल्ड या जो लोग हैं वो वहां पे काम करते हैं। आप सिंपल एक प्लम्बर से ये काम नहीं करवा सकते, उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म चाहिए ताकि प्रॉपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर काम करे। जैसे कई बार हुआ, लोग सोचते हैं हमने सिर्फ 12 फीट का या 10 फीट का एक गड्ढा बनवा दिया, वो पानी भर गया और रिस रहा है, नहीं, इससे आप बहुत सा पानी आप वेस्ट भी करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज और लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे लोगों को लगता है कि अरे हमारे तो घर के पास पार्क है या कुछ भी है तो उसमें से पानी जा रहा है। जब पानी धीरे बरसता है तो वो धीरे धीरे उसको रिसने का टाइम मिलता है। जो तेज बारिश होती है जैसे कि आजकल कभी कभी एकदम से तेज, तो वो ज्यादातर पानी बह जाता है या इवेपोरेट हो जाता है, वो रिसता नहीं है नीचे कभी भी। तो उसकी वजह से जो जल स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है। कोई भी आप कहीं से भी, आप इंटरनेट का जमाना है, आप कहीं पे भी इन जो आंकड़ों को आप टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि पूरे कानपुर भर का जो भी जल स्तर है वो हर साल 1.5 से 2 फीट जो है वो नीचे जा रहा है, और कहीं कहीं पे 8 से 10 फीट भी जा रहा है। जैसे आप कल्याणपुर की तरफ चले जाएं, किदवई नगर की तरफ, मतलब आप गंगा से जितना दूर होते चले जाएंगे जल स्तर और तेजी से घट रहा है, क्योंकि ये इलाके नए बन रहे हैं, यहाँ फ्लैट्स बन रहे हैं, मींस नंबर ऑफ पीपल ज्यादा वहां की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो कंजम्पशन बढ़ रहा है। पानी, भाई हमारा कानपुर का मेन सोर्स जो है वाटर का, दैट इज गंगा रिवर, आप उससे दूर होते जा रहे हैं, कंजम्पशन बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वो वहां पे नीचे जा रहा है। तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को समझें। तो बहुत जरूरी है वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, तभी हम आगे हमारी जनरेशन सर्वाइव कर पाएंगे। करेक्ट। ये बताइए कि आज के यूथ वाली क्लाइमेट चेंज के लिए वो लोग जो बातें करते हैं, तो रियल थ्रेट है उनके लिए या सिर्फ ट्रेंड में वो बह रहे हैं? नहीं नहीं सबा, ये तो मैं आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से पढ़ाते पढ़ाते इतना तो मैं समझ गई, बच्चे सीरियसली तो नहीं लेते, बिकॉज हम लोगों ने उस तरीके से इस चीज को उनके अंदर एम्बाइब नहीं किया है। वो बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड ही है उनके लिए, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। वो किसी भी चीज को नहीं, तो आप देखिए ना, चाहे प्लास्टिक का कंजम्पशन हो, चाहे पब्लिक मतलब कन्वेंस को यूज करना हो, कार पूलिंग हो, ट्री प्लांट, वो किसी भी वो सिर्फ सब चीजों को सिर्फ एक पिक्चर खिंचाने के उससे ही लेते हैं। इको फैशन जो एक वर्ड है ना, दैट इज वेरी मच इन ट्रेंड फॉर यूथ। तो ये जरूरी है ना कि यूथ इसको सीरियसली ले, क्योंकि आगे जाके उनको इसे डील करना ही पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल। और ये चीज मुझे लगता है ये हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे हमने कई चीजें उनको सिखाई, या हम चाहते हैं पर्पसली अगर उनको सिखाना, तो हम उन्हें बताते हैं नहीं ये काम ऐसे करना चाहिए, तो वी हैव टू टेल देम कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर एयर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्योर वाटर, तभी वो उन चीजों को समझेंगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से देखें तो 2 लोग जो है 5-6 लोगों ने पकड़ के एक पेड़ लगा दिया, फोटो खिंचा दी, वो इसी चीज को समझ रहे हैं। वो बहुत ज्यादा एक जूट का बैग यूज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक कपड़े का थैला, जो भी वो वन टाइम ही यूज कर रहे हैं, वो उसको ही समझ रहे हैं कि दैट वी आर, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर और प्योर एयर की जो आपने बात करी वो तो समझ में आ ही रहा है। पहले हमें याद है हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पानी नल से पी लेते थे, लेकिन अब प्योरीफायर के बिना और बाहर निकल के वो बॉटल के बिना हम लोग पानी पी ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पानी इतना कंटामिनेटेड है। उसी तरह से एयर का भी है। मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट पे लाउंजेस हैं, ऑक्सीजन लाउंजेस, कि वहां पे आप बैठिए और आप पे करिए और आपको 45 मिनट के लिए आप फ्रेश ऑक्सीजन, मतलब
प्योर ऑक्सीजन आप इनहेल करिए। इनहेल करिए। तो ये एक समय आ ही जाएगा, जिस तरह से हम पानी खरीद रहे हैं, हमको ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि हम पोल्यूशन इतना ज्यादा फैला रहे हैं और एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा हम कंटेमिनेट करते चले जा रहे हैं। करेक्ट, आप ऐसा लोग प्रिडिक्ट करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि वो दिन बहुत दूर है। जैसे कि अभी वाटर एटीएम्स आपने देखे होंगे लगने शुरू, एयर एटीएम्स भी लगेंगे, ये बिल्कुल एयर एटीएम्स लगेंगे, क्योंकि सांस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप आंकड़े देखें कानपुर के ही, वो बहुत बढ़ रहे हैं, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है लोगों में। तो फिर क्या होगा, इसका एक ही सोल्यूशन है, प्योर एयर। भाई एयर का क्या सोल्यूशन आप निकालेंगे, खराब एयर का सोल्यूशन है प्योर एयर, तो वो कहां से मिलेगी, उसके एटीएम्स लगने शुरू हो जाएंगे, लोग आधा आधा घंटा जाके प्योर एयर जो है वो उसको, सोचने में कितना भयावह है ये। बिल्कुल प्योर चीज। हमको सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन जो चाहिए होगी, तो उसके लिए हमको कहीं जाना पड़ेगा। तो ये बहुत मतलब मुझे तो बड़ा स्कैरी लग रहा है। तो इसके लिए अभी से अगर हम सतर्क नहीं होंगे और हम इसके लिए कुछ करेंगे नहीं, और युवा इसके लिए अगर बिल्कुल सीरियस नहीं होंगे, तो आगे आने वाले समय में ये सिचुएशन आज आएगी, बिल्कुल आएगी, और बहुत जल्दी आएगी। ऑक्सीजन के लिए, प्योर एयर के लिए आपको भटकना। मैं आपको बताऊं, जब छोटी थी तो कभी कोई फॉरनर आता था, तो उसके लिए वो मिनरल वाटर की बॉटल्स खरीदी जाती थी, एंड वी वर लाइक, वो इतना महंगा पानी पी रहे हैं, तो ऐसा लगता था। और अब वही पानी हम खरीद के पी रहे हैं, और वो होता क्या, वो चीजें ऐसे धीरे धीरे हमारी जिंदगी में आ रही हैं कि हम रियलाइज ही नहीं करते, हम उस अनकॉमन चीज को हम कॉमन समझने लगते हैं। तो ये सिचुएशन ना आने दें, इसके लिए अभी से सतर्क हो जाए, अभी से इस पे काम करना शुरू कर दें। अच्छा, एक ये सोच है कि एक इंसान क्या ही बदल लेगा। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो युवा सुने वो ये कहें कि हम अकेले करके क्या ही कर लेंगे। तो इस सोच पे आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, अगर ऐसे सोचने लगे, तो आई थिंक इसका बेस्ट उदाहरण जो है मैं ऐसे दे सकती हूँ, जब हम ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हैं, ठीक, सब रुकते हैं, एक ट्रैफिक सिग्नल रेड आया, सब रुके, तब क्या होता है, वो जो नेक्स्ट साइड का ट्रैफिक होता है वो प्रॉपरली जा पाता है। अगर उनमें से हर 2-4 बंदे ऐसे सोचने लगे, अरे रेडी तो है, हम क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां क्या होता है, ट्रैफिक जैम लगने लगता है। ये हमने सब प्रैक्टिकली देखा है। द सेम थिंग इज विद द एनवायरमेंट ऑल्सो। अपने लेवल पे ही हम जो कर पाए, जैसे अगर हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करी, या हम प्लांटेशन की बात करें, या हम पॉलिथीन कम यूज करने की बात करें, हम जो कर पाए, जो हमारी दैनिक दिनचर्या में ही इम्बाइब करते हुए ही हम जो चीजें कर पाए, अगर हम उतना भी करेंगे, इट विल गिव अ इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है। और अगर फिर वही बात है, अगर हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो अगर अपने बच्चों को सिखाएं कि नहीं, आप बाजार अगर जा रहे हो सब्जी लेने, तो ऐसा करो, थैला लेते जाओ, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोशिश कर, पॉलिथिन फिर भी मिलेंगे, पर कंपैरेटिवली भाई पहले आप 10 पॉलिथिन लाते होंगे, तो अब हो सकता है आपको 3 या 4 पॉलिथिन ही लाने पड़े। तो द सेम थिंग, आप नहीं लगा सकते प्लांट्स, कोई बात नहीं, आपको जब जहां जैसे मौका मिले, एटलीस्ट पेड़ों को कटने मत दें। कंपैरेटिवली जैसे मतलब इट डिपेंड्स, अपने लेवल से करें। ये ना सोचिए कि एक मेरे कर लेने से क्या होगा, आप ये सोचिए कि एक आप करेंगे तो हो सकता है आपको देख के 4 लोग और मोटिवेट होकर करने लगे। जैसे ट्रैफिक की आपने बात करी, मैं आपको बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है, ट्रैफिक का सिग्नल है लेकिन वहां कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, तो क्या है, लोग निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा है, अगर मैं रुक गई तो फिर पीछे पीछे गाड़ियां रुकनी शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या है कि अगर आप करना शुरू करेंगे तो हो सकता है आपको देख के 4 लोग और करने लगे, और नहीं भी कर रहे हैं तो आपके करने से फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि केडीए का जो रूल है, जैसे जिनको थोड़ा बहुत अवेयर है उन्हें पता है कि 300 स्क्वायर मीटर के ऊपर के जो मकान है उनमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना जरूरी है। तो क्या होता है, क्योंकि 50-50 गज के बहुत मकान है कानपुर में, तो हम क्यों करें, हमारा क्या है भाई, मकान आपका 300 गज का है, समरसेबल कितने फीट पे लगाया है आपने, आपको खुद को पता है, चलिए नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि आप नहीं करा सकते, बहुत महंगा है, 3-4 लोग मिलकर करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी देखिए ना, जब एक बड़ा नीम का ही पेड़ होता है, उसके अंदर एक बाइक नहीं खड़ी होती है, जब बारिश आती है 50-60 बाइकें उसके अंदर रुकती हैं और अपने आप को बचाती हैं। तो इट इज इन द सेम वे। कभी कभी देखिए, जब ट्रैफिक से सिग्नल रुकता है और पेड़ ना हो, और अगर आप स्कूटर या बाइक से हो, तो लगता है ये धूप हमको भस्म कर देगी, और कहीं पेड़ मिल जाए, कहीं कुछ छांव मिल जाए, तो खड़ा नहीं हो जाता, तब इम्पोर्टेंस समझ में आती है, लेकिन लोग समझते नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन नेचर से डिस्कनेक्ट होती चली जा रही है? हाँ, नेचर से एक्चुअली मैं उनको टेक्नोलॉजी के इतने ज्यादा करीब आ चुके हैं
कि नेचर से वो डिस्कनेक्ट हो गए, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली में जो कभी-कभी बहुत इनसेंसिटिव भी लगते हैं ये बच्चे हमको आजकल के, एक्चुअली में है क्या, इनको उसकी इंपॉर्टेंस बताई नहीं गई है। इनको लगता है कि ये पे करके हर चीज खरीद सकते हैं। और एक जो ब्रांड्स का जो बच्चों में आता है ना, कि अगर हमने अच्छी ब्रांड की कोई चीज खरीदी है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फूड आइटम्स, तो वो अच्छी ही होगी, जबकि ये कहीं लिखा नहीं है, वो भी केमिकल प्रिजर्वेटिव से ही निकल के आती है। तो वो जो नेचर की जो नेचुरल चीजें हैं ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो कितनी जरूरी है हमारे लिए, ये तो खैर ये वाली जेनजी जनरेशन तो भूल रही है। थोड़ा सा एनसीसी की बात करेंगे, आप लेफ्टिनेंट रही हैं। एनसीसी ने आपकी पर्सनालिटी और लीडरशिप स्किल को कैसे शेप किया? मेरे में तो बहुत फर्क डाला एनसीसी ट्रेनिंग की वजह से। जो हम लोगों की 3 महीने की ट्रेनिंग होती है ग्वालियर में, वो जितनी फिजिकल होती है ट्रेनिंग, वो उतनी ही हमको मेंटली भी स्ट्रांग करती है। वी शुड लर्न एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, प्लस एज अ टीचर। हम ये लर्न करते हैं हाउ टू हैंडल द स्टूडेंट्स, एक चीज, और हम स्टूडेंट्स बिहेवियर्स को भी, प्लस पेरेंट्स बिहेवियर को भी, इन सब चीजों को हम कैसे एनालाइज करें और कैसे रिएक्ट करें। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगी, रिएक्शन से ज्यादा सबा हमको रिस्पॉन्ड करना सिखाते हैं, बिकॉज वो सेकंड लाइन ऑफ आर्मी बोला जाता है, तो वहां पे आप बहुत जल्दी रिएक्ट कर ही नहीं सकते। फर्स्ट वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू फॉलो देयर ऑर्डर्स। हमको ऑर्डर को फॉलो करना है। पर ऐसा भी नहीं है, चूंकि हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, हम सिविलियंस से ऑब्वियसली हमको उनसे ही इंटरेक्ट करना होता है, तो हमको रिस्पॉन्ड करना, आप पहले सुनिए समझिए, क्योंकि जब एनसीसी में बच्चा एडमिशन लेता है ना, तो वो हर तरीके का बच्चा एडमिशन ले रहा होता है, हर जगह से आ रहा होता है, रूरल बैकग्राउंड के भी बच्चे होते हैं, अर्बन बैकग्राउंड के भी बच्चे होते हैं। तो ये एक चीज आपको मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है हम लोगों को। वी हैव टू चेंज आवर यूनिफॉर्म, हमको टारगेट्स दिए जाते हैं दैट इन 3 मिनट्स यू हैव टू चेंज अ यूनिफॉर्म एंड देन यू हैव टू कम बैक। सो इन 3 मिनट, और ऐसा नहीं है कि अगर आपको सारी चेंज करनी है तो सारी का पल्ला फ्लो करके चल, जो आपको जैसा बोला गया है वो यूनिफॉर्म क्लियर होनी चाहिए। आपको अगर आपकी यूनिफॉर्म बोली गई पहनने के लिए, तो वो प्रॉपर होने, मतलब टाइम मैनेजमेंट एक्सीलेंट आपको सिखाया जाएगा। एक चीज, आप मेंटल प्रेशर जो है वो लेना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, और ये चीज आपको आपकी डेली रूटीन लाइफ में भी बहुत वर्क करती है। जैसे आप देखिए आजकल लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हम लोग को काउंसलिंग करना जो है सिखाया गया। तो मुझे मेरी पर्सनालिटी का जो मुझे लगा सबसे जो अच्छी चीज मैंने 2 सीखी, एक तो टाइम मैनेजमेंट था, प्लस जो काउंसलिंग के थ्रू अगर हम किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव ला सके, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे अंडर में 120 बच्चे, 200 बच्चे ऐसे होते हैं, हर बच्चा अलग तरीके से, अलग प्रॉब्लम्स है, उसकी काउंसलिंग करिए, उसके काउंसलिंग के थ्रू आप उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करिए। सो वो कैसे करनी है, ये दिस थिंग आपने एनसीसी की ट्रेनिंग में सीखा, ये सब सीखा। ये बताइए कि आज के युवाओं में डिसिप्लिन की कमी की बात रहती है, तो एनसीसी इसका कैसे समाधान हो सकता है? एनसीसी का तो मोटो ही यूनिटी और डिसिप्लिन है। तो आजकल के बच्चों में डिसिप्लिन की बहुत कमी है। आप कभी भी देखिए बच्चे, आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आपको स्कूल्स में नजर आएगी, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते टाइम से। क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि वो रात को टाइम से सोते नहीं है, है ना? या फिर आप देखिए सुबह काम रहते हैं घर के कुछ, या फिर 6-7 के बच्चों को क्या ही काम रहेंगे, बट फिर भी अलग बैकग्राउंड के बच्चे, बट इन जनरल हम अगर देखें तो वो बच्चे कहेंगे मैम वो रात को सो नहीं पाए थे, तो हम दैट इज व्हाई वी आर लेट। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देन देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में, आप आजकल देखिए बच्चे उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो अगर आपने एनसीसी जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन आपने ज्वाइन करी, क्योंकि एनसीसी जूनियर लेवल पे भी होती है और सीनियर लेवल पे भी होती है, तो वो सबसे अच्छी बात ये है, वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगी। और कौन कौन सी स्किल सिखा देती है एनसीसी? एनसीसी में बहुत सारी आपकी ट्रेनिंग होती है। आपको टेंट पिचिंग सिखाते हैं, शूटिंग सिखाते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज है, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो जब बच्चा करता है तो वो स्किल्स उसके अंदर अपने आप आती जाती हैं, फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो जाता है बच्चा। बिल्कुल। एनसीसी अगर कोई बच्चा लेता है, जैसे मान लीजिए कोई नया बच्चा है और वो एनसीसी लेना चाहता है, या वो एनसीसी के बच्चे को देख रहा है, तो एनसीसी लेने का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या बेनिफिट है आगे चल के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एनसीसी, चूंकि मैं सीनियर लेवल पे रही हूँ, तो एनसीसी में
A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट मिलता है। जो आप थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद C सर्टिफिकेट मिलता है। तो C सर्टिफिकेट के बाद आपको B.Ed के एग्जाम में आपको ग्रेस मार्किंग मिलती है। आपको बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिसमें आपको क्या कहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। कहीं पर आपको फिजिकल नहीं देना पड़ता बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारी जगहों पे फिजिकल एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। आगे करियर का स्कोप क्या है अगर बच्चे ने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट कर लिया? देखिए, बॉयज के लिए तो आर्मी जो है उसमें वो उनके लिए जो आपका क्या कहते हैं जवान लेवल पे जो होता है, फिजिकल नहीं होता है उनका, और वो डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। उनको अभी अग्निवीर का जो खुला था, बहुत सारे बच्चे उसमें गए थे, इसके थ्रू जा सकते हैं। प्लस आप जो एसएससी है या आर्मी के से रिलेटेड जो भी है, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, उन सब एग्जाम्स में आपको किसी न सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। बॉयज का, बॉयज और गर्ल्स दोनों या सिर्फ बॉयज? दोनों। हाँ, अभी आप बॉयज में आपने एम्फसाइज करा था। बॉयज में मैंने कहा बॉयज को ज्यादा मिलता है क्योंकि ये जवान वाले जो इसमें जाते हैं कैडर में, इसमें जवान बच्चे ज्यादा, बॉयज ज्यादा जाते हैं, बट गर्ल्स को भी इक्वली मिलता है। जैसे गर्ल्स आपका ये जीसीए होता है, गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसमें होती है एनसीसी में, तो उसके लिए तो एलिजिबिलिटी ही आपके पास अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, सो देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट। सो देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो रिलेटेड टू आर्मी और डिफेंस, और यू कैन से कि अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, एसएसबी कर रहे हैं, तो इन सब में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। आपके अकॉर्डिंग आज की युवा की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी ताकत जो है कि उनके पास नॉलेज का अंबार है। नॉलेज नाउ इट डिपेंड्स अपॉन देम कि कैसे एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज करें। नॉलेज बहुत है। हमारे टाइम पे हमें पूछने जाना पड़ता था, लोग ढूंढने पड़ते थे कि कोई हमें सही रास्ता बता दे। भी जानकारी अगर चाहिए तो हमें लाइब्रेरी में जाएंगे, ढूंढना पड़ता, घंटा भर। आजकल क्या है, अभी क्लॉड में डालो, चैट जीपीटी में डालो और आंसर आपके सामने है। और सबसे अच्छी बात है कि आपको वो पूरे तरीके से छानबीन करके मार्केट की आंसर करेगा, प्रॉपर रिसर्च करके आंसर मिलेगा। तो ये तो उनके लिए सबसे बड़ा, बस द ओनली थिंग जो उनके लिए प्रॉब्लम है वो यही है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है। ठीक है, अपने आप को चैनलाइज नहीं कर पा रहे। अगर वो चैनलाइज करें अपने आप को डिसिप्लिन वे में, अगर उस चीज को, क्योंकि इसके भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो जिन बच्चों ने अपने आप को डिसिप्लिन में रख लिया, जो कहते हैं ना जो करियर मेकिंग ईयर्स होते हैं, फिर उसके बाद उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट इस वक्त यूथ के हाथ में है वो है उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी नॉलेज का एक्सेस है। करेक्ट। बस उसको ये करना है कि उसका सही इस्तेमाल करना है। हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। तो पहला सवाल हमारा है, एक आदत जो हर स्टूडेंट को एनवायरनमेंट के लिए अपना लेनी चाहिए। जितने भी रिसोर्सेज उनके पास हैं, एटलीस्ट उसको वो वाइजली यूज करें, जो भी रिसोर्सेज हैं। एनसीसी का एक लेसन जो जिंदगी भर साथ रहता है। डिसिप्लिन। प्लास्टिक बॉटल या स्टील बॉटल? ऑब्वियसली स्टील बॉटल। प्लांटेशन ड्राइव या क्लीनलीनेस ड्राइव? क्लीनलीनेस ड्राइव इज मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि जो हालत है शहर की। प्लांटेशन तो को ध्यान रख नहीं पाता है तो कोई फायदा नहीं है उसका। साफ सफाई पे ध्यान दें। साफ सफाई पे आप ध्यान दीजिए, वो अपने आप इकोसिस्टम को ठीक कर देगा। राइट। डिसिप्लिन या मोटिवेशन सफलता के लिए क्या जरूरी है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन अगर आप होंगे तो आप जब ऑटोमेटिकली मोटिवेट होते रहेंगे, नहीं होंगे तो आप खुद को सेल्फ मोटिवेट करेंगे। एक किताब या एक व्यक्ति जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया? सुधा मूर्ति मैम। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हर। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे उनकी जो लिखी बुक्स हैं मैं उनको भी बहुत पढ़ती हूँ, मुझे वो पसंद है। मतलब एज अ पर्सनैलिटी, एज अ ह्यूमन बीइंग, बहुत बहुत। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बहुत काम कर रही हैं और जगह जगह आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी आपने लाने में हेल्प की है। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराना हो तो वो कैसे कराए, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो वो आपसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी आप थोड़ी सी उनको जानकारी दे दीजिए कि किस तरह से वो शुरू करें। मैं संरक्षण संस्था है हमारी, मेरी एनजीओ है, उसमें के थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हम रेजिडेंशियल एरियाज में, इंस्टीट्यूशंस में और हर जगह पे हम जाके इनको प्लांट करवा रहे हैं। तो अगर किसी को भी इस
उसमें हेल्प चाहिए टू प्लांट रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, सो वो हमसे बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लांट वे में करेंगे तो जो भी वाटर आपके पास आ रहा है आप उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगी ऋचा मैम का नंबर, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, वो आपको पूरी हेल्प करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम इम्प्लीमेंट करने के लिए। चलते चलते ऋचा मैम, एक आखिरी सवाल, अगर आप आज के यूथ को एक संदेश देना चाहें जो उनके भविष्य और देश के लिए बेहतरी कर सके, तो आप क्या संदेश देंगे? Please be sensitive towards environment, because career, personal life, everything is important, but ये जो environment है ना, ये हमारे जीने के लिए जरूरी है, चाहे हवा, पानी, खाना, अगर ये अच्छा होगा तो we can live healthy, and if we are healthy हम अपना फ्यूचर भी अच्छे से प्लान कर सकते हैं। सो वट एवर यू आर यूजिंग, जस्ट यूज इट प्रॉपरली, सब यूज करिए, क्योंकि ऑब्वियसली नेचर ने हमको यूज रिसोर्सेज जो दिए हैं वो यूज करने के लिए ही दिए, बट यूज इट वाइजली। अगर एनवायरमेंट के टर्म्स में कहेंगे, दिस इज द ओनली थिंग आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू मी, यूज कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब अगर आप एसी के कमरे में बैठे हैं तो उतनी देर एसी चले जितनी देर आप बैठे हैं, मतलब अननेसेसरी न चलने दें। 18 पे मत चलाइए, 18 टेम्परेचर पे क्यों करना है, आप 24 पे करिए, 25 पे करिए। चलाती हूँ, जब बहुत गर्मी लगती है तो 22 कर देती हूँ, नीचे मैं नहीं करती हूँ। करेक्ट। आप अगर पॉसिबल है आप बॉटल्स घर से लेके जाइए, भाई देखिए ज्यादा प्यास लगेगी तो हम सभी बाहर से खरीदते हैं, बट कुछ अपने लिए घर से पहले लेके जाइए, जो अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं घर से वाइजली यूज करिए रिसोर्सेस को। दैट इज व्हाट द थिंग इज, इफ यू विल यूज वाइजली रिसोर्सेज आपको भी अच्छे से यूटिलाइज करने को मिलेंगे ताउम्र, और आपके बाद आने वाली जनरेशंस को भी आप ट्रांसफर कर पाएंगे। ये हालत नहीं होगी जो इस समय चल रही है। बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन चल रहा है उसको लोग सीरियसली ले नहीं रहे हैं, इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि हम जैसे देख रहे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं, हर चीज जो है वो अब हमें खरीदनी पड़ रही है। तो ये नौबत ना आने दे कि हम सांस लेने के लिए भी हमको कहीं जाना पड़े। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज करें, और जितना हो सके उतना हम एनवायरनमेंट को वापस भी दें। करेक्ट। जो चीजें हम ले रहे हैं ये हम अपने अंदर से इस चीज को महसूस करें कि अगर हमने ली है कोई चीज तो हम उसको वापस भी करें, या एटलीस्ट नहीं वापस कर पा रहे तो जो ले रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें। दिस इज व्हाट द थिंग। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट पे बात करी हमने, यूथ पे बात करी, एनसीसी की भी हमने बात करी, क्योंकि बहुत से बच्चे एनसीसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। बाकी किसी को कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा। तो चलिए चलते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।